दो तीन छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम उनका ध्यान रखेंगे तो इन वर्ब्स को यूज करना आ जाएगा। यूज इन वर्ब्स को वैसे ही करना है, सारी वर्ब सेकंड पोजीशन पे यूज होती है, मॉडल वर्ब आती है तो एंड में यूज हो जाती है। सबसे पहले हमें कैसे पहचान हो कि कोई वर्ब रिफ्लेक्सिव वर्ब है, तो हमेशा ध्यान रखना है आपको किसी भी वर्ब से पहले अगर जिस मिलता है, ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होता है, सेल्फ। जैसे फॉर एग्जाम्पल जिश क्यूमर्न, जिश क्यूमर्न, जिश क्यूमर्न क्या है, क्यूमर्न का मतलब होता है टू टेक केयर, देखभाल करना, टेक केयर करना, और जिसका मतलब हो गया सेल्फ, खुद किसी चीज की देखभाल करना, ठीक है। जिश सेल्फ किसकी बात करता है, खुद की बात करता है, ठीक है। कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो लाइक सब्जेक्ट कोई भी काम करेगा तो खुद ही करेगा, लेकिन अगर सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है और खुद के लिए कर रहा है तो हमको क्या यूज करनी है, रिफ्लेक्सिव वर्ब यूज करनी है। या फिर आप सारी बातों को ऐसे समझ लो, रिफ्लेक्सिव वर्ब कुछ पर्टिकुलर वर्ब्स होती हैं, उनके अपने आप में लिस्ट होती है, हमको याद ही करनी पड़ेगी, ठीक है। पर तरीका क्या है यूज करने का वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव वर्ब से पहले आपको क्या मिलेगा, हमेशा जिस मिलेगा, ठीक है। जिस बार्डन, बार्डन वैसे नॉर्मल भी यूज होता है लेकिन जिसके साथ भी यूज होता है। नॉर्मल अकेला बार्डन है, बार्डन टू टेक बाथ, तो बेसिक नॉर्मल जैसे हमने पहले पढ़ रखा है वैसे यूज कर लेंगे, और जिसके साथ आ गया तो फिर वो रिफ्लेक्सिव वर्ब में काउंट हो जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर वर्ब को रिफ्लेक्सिव बना सकते हैं, ये नहीं है। कोखन जिस कोखन मत कर देना, ऐसन जिस ऐसन मत कर देना। कुछ वर्ब्स हैं जिनको जो रिफ्लेक्सिव में भी यूज होती हैं जिसके साथ में, है ना, जैसे जिस त्रेफन, जिस त्रेफन, जिस पुत्सन, जिस पुत्सन। तो ये जो जिस जो है ये सेल्फ, खुद, खुद कौन, मैं, तुम, मतलब जो सब्जेक्ट बोल रहा है, जिस सब्जेक्ट को यूज करके हम सेंटेंसेस बना रहे हैं वो सब्जेक्ट खुद, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं। जिस जो है इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन, रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन। रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन का मतलब हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव में यूज होता है। नहीं, नॉमिनेटिव तो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के हिसाब से यूज होगा। ऐसे नहीं है कि वर्ब यूज कर रहे हैं तो सब में जिस ही आ जाएगा, या जैसे इश क्यूमरे जिस गलत हो जाएगा, दो क्यूमर्स जिस गलत हो जाएगा। इस जिस को हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। बहुत बेसिक सी टेबल है। सब्जेक्ट हमारा क्या रहेगा, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्ट आकुजाटिव, डाटिव होता है, लेकिन यहां पर जो रिफ्लेक्सिव प्रोनोमेन है हम उसको एज ए ऑब्जेक्ट यूज नहीं कर रहे। वो आकुजाटिव डाटिव तो है, ध्यान देना इस चीज पे, लेकिन हम उसको एज ए ऑब्जेक्ट यूज नहीं कर रहे। वो जो भी आकुजाटिव या डाटिव रिफ्लेक्सिव प्रोनोमेन आएगा, अरे ज्यादा बड़ी ग्रामर नहीं है, दो तीन बातें ही हैं, बस उनको ध्यान से समझ लो। जो भी आकुजाटिव और डाटिव प्रोनोमेन आएगा वो उस सब्जेक्ट के लिए ही आएगा, बस उसका सेंटेंस में कोई अस्तित्व, मतलब उसकी वैल्यू नहीं है ज्यादा। उसको हमें जबरदस्ती इसलिए यूज करना पड़ रहा है क्योंकि वर्ब हमारी रिफ्लेक्सिव है, राइट। कई बार ऐसे होता है ना, कोई चीज यूज करते हैं हम, उसका कुछ पार्ट ऐड करने पे ही वो चीज पूरी हो पाती है, हालांकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, आई बात समझ में, लेकिन उसका वो पार्ट ऐड करते हैं तो वो सुंदर दिखती है, अच्छी दिखती है। ठीक उसी तरीके से रिफ्लेक्सिव वर्ब में मेन एक्शन तो वर्ब ही बता रही है, लेकिन हमको रिफ्लेक्सिव प्रोनोमेन यूज करना पड़ेगा उस सेंटेंस को सही करने के लिए, पूरा करने के लिए, कंप्लीट बनाने के लिए, ताकि वो अच्छा लगे, गलती ना हो। तो जो भी सब्जेक्ट हैं उनके हिसाब से ही हमको रिफ्लेक्सिव प्रोनोमेन यूज करने हैं। सब्जेक्ट अगर इश है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनोमेन होगा मिश एंड मियर, ठीक है। सब्जेक्ट अगर दू है रिफ्लेक्सिव प्रोनोमेन होगा डिश एंड डियर। सब्जेक्ट अगर एर है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनोमेन होगा जिश, जिश। सब्जेक्ट अगर एस है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनोमेन होगा जिश, जिश। सब्जेक्ट अगर जी है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनोमेन होगा जिश, जिश। सब्जेक्ट अगर वियर है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनोमेन होगा उन्स, उन्स। सब्जेक्ट अगर ईयर है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनोमेन होगा ओइश, ओइश, ठीक है। जी और जी के लिए हमको यूज करना है जिश, जिश एंड जिश, जिश,
शुरुआत में जब टेबल बनाना स्टार्ट किया तब लगा होगा ऐसी टेबल तो आई हुई है पहले, लेकिन बीच में गड़बड़ हो गया, जिस कहाँ से आ गया? अरे पहले जो आपने टेबल यूज करी थी, इशमिश मियर दू डिश डियर एर इन इम, वो तो पर्सनल प्रोनोमन था। जब भी कोई पर्सन सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है तब उसको यूज करना था। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन है। ज्यादातर 90% वर्ब क्या है? आकुजाटिव रहेंगी, तो हमको आकुजाटिव पार्टी यूज करना है। कुछ जगह पर डाटिव भी करना है, बताऊंगा कहां कहां करना है, ठीक है। अब आपको इन वर्ब्स को यूज करना है। अरे ये मेशमियर यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ये उस सब्जेक्ट को ही इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। और रिफ्लेक्सिव वर्ब हमको कब यूज करनी है? जब कोई सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है और खुद के लिए कर रहा है। आई बात समझ में? जब कोई सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है और खुद के लिए कर रहा है, तो इस डू एर एस जी वियर ईयर जी जी, ये तो सब्जेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और ज्यादातर वर्ब्स के साथ आकुजाटिव पार्ट यूज होगा। डाटिव कहां यूज होगा उसकी भी अपन बात करेंगे। ज्यादातर वर्ब्स के साथ आकुजाटिव पार्ट यूज होगा, लेकिन डाटिव भी कुछ जगह यूज होगा। तो यहां पर इन पे आप फोकस रखो थोड़ा। एर एस जी जिस जिस होता है, और जी जी भी क्या होता है? जिस जिस, बाकी नॉर्मल है पहले की तरह, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन की ग्रामर होगी। अब इसमें क्या होगा, आपको इन वर्ब्स के साथ अगर सेंटेंसेस बनाना है, राइट, तो आप कैसे यूज करोगे? पहले सब्जेक्ट, जैसे जिश क्यूमन, खुद देखभाल करना। अब किसकी देखभाल करना वो बाद की बात है, पहले सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब का पार्ट पढ़ो, ठीक है। तो मैं देखभाल करता हूं, इश क्यूमरे, इश क्यूमरे, इस सब्जेक्ट था तो इसके हिसाब से क्या आ जाएगा? अकुजाटिव मिश। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मेरी देखभाल करता हूं, इसका मतलब ये हो गया कि मैं खुद देखभाल करता हूं। माई सेल्फ, इंग्लिश में कभी ऐसे सुना है? माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, ऐसे सुना है ना? वो है ये जिश, ठीक है। तो मिश मियर यहां पर माई सेल्फ, डिश डियर योर सेल्फ, ठीक है। सेल्फ की जो बात कर रहा है कि मैं खुद, तुम खुद, राइट, तुम खुद ही नहाते हो, तुमको और कोई नहीं नहलाता, है ना। तुम बड़े हो गए तो अब तुम खुद ही नहाते हो। तो डू बार्डन, क्या सेंटेंस बनेगा? डू बाडेस्ट डिश, मतलब तुम खुद अपने आप को नहलाते हो। आई बात? अगर ये बोले कि मैं बच्चे को नहलाता हूं, तब तो नॉर्मल वर्ब है ना अपने पास बार्डन, उसको यूज कर लो। इश बाडे माइन किंड, जनरली वैसे ऐसा यूज नहीं करते। एक नहलाने के लिए, किसी के लिए अलग से वर्ब यूज होती है, वाशन, हाथ धोना, है ना, या फिर किसी को नहलाना, ठीक है। ऐसे ही जिश पुत्सन, जिस त्रेफन, हम खुद मिलते हैं। मैं मिल रहा हूं तो तुम भी तो मिल रहे हो, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूं या फिर तुम मेरे से मिलने आ रहे हो, या फिर हम कहीं पे मिल रहे हैं तो मेरे साथ में तुम भी तो मिल रहे हो, तो हम क्या कर रहे हैं? हम खुद मिल रहे हैं। आई बात समझ में? तो वियर त्रेफन उन्स, वियर त्रेफन, बहुत सारी वर्ब्स हैं, ठीक है। A2 में ज़्यादा याद नहीं करनी, आपको 25-30 वर्ब्स याद कर लो जो आपकी बुक में आए, इनफ है, ठीक है। यूज करने का तरीका सारा वही है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये वर्ब रिफ्लेक्सिव वर्ब्स हैं, यहाँ जो लिखी उतनी नहीं और भी हैं, है ना। मैं शेयर करूँगा कि XYZ वर्ब्स रिफ्लेक्सिव वर्ब्स हैं। इन रिफ्लेक्सिव वर्ब्स को हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन के साथ यूज करना है। रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो कि क्या है? इश मिश मियर दू डिश डियर एर जिस जिश एस जिस जिश जी जिस जिश वियर उन्स उन्स ईयर ओइश ओइस जी जिस जिस जी जिस जिस, ठीक है। तो जब पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर सेकंड पोजीशन पे वर्ब आ जाएगी, और उसके तुरंत बाद हमको यूज करना है आकुजाटिव रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन। हमेशा ध्यान रखना, आकुजाटिव हो चाहे डाटिव हो, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन उस सब्जेक्ट को ही इंडिकेट कर रहे हैं कि वो सब्जेक्ट खुद ही ये काम कर रहा है। चलो आकुजाटिव का तो समझ में आ गया। अब डाटिव का कहां पर यूज करें? तो डाटिव का यूज करने के दो तरीके हैं। पहले तो कुछ पर्टिकुलर वर्ब्स ऐसी हैं जिनके बाद सिंपल डाटिव आएगा, तो वो वर्ब हमको याद करनी है B1 B2 में, ठीक है। A2 में उन पे दिमाग नहीं लगाना। दूसरा डाटिव हम कहां पर यूज कर सकते हैं? यहां पर देखो, इस वर्ब के एग्जाम्पल से देखते हैं। वर्ब क्या आ रही है? जिश, पुत्सन आ रही है। पुत्सन का मीनिंग पता आप लोगों को? टू क्लीन, साफ करना, ठीक है। तो मैं अगर खुद साफ सफाई कर रहा हूं, खुद साफ कर रहा हूं, तो फिर आप सेंटेंस क्या बनाओगे?
ईश पुत्से मिश। कुछ लोग इसका मीनिंग ये भी निकाल सकते हैं कि मैं अपने आप को साफ कर रहा हूं, हालांकि वो मत निकालो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। मैं खुद XYZ काम कर रहा हूं, मैं मेरे दांत साफ कर रहा हूं, मैं मेरे दांत साफ कर रहा हूं। ठीक है, तो दांत, एक अगर दांत है तो डेर सान, एक दांत तो साफ नहीं हो सकता ना पर्टिकुलर, और प्लूरल के लिए क्या यूज करेंगे, दी सेन। ठीक है, अब मेरे को इस सेंटेंस में दी सेन भी ऐड करना है, तो कितनी चीजें हो गई, ध्यान देना। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, ये क्या हो गया, जिसको साफ कर रहा हूं वो ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और एक यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन भी आ रहा है, मैं खुद, आकुजाटिव में आ रहा है ना। आप लोगों ने पहले एक ग्रामर पढ़ी है NVDA, जिसमें पर्सन डाटिव होता है, थिंक आकुजाटिव होती है। हालांकि वो वाले सेंटेंसेस, मतलब NVDA क्यों बनाते हैं हम, वो रीज़न यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि NVDA में तो हम क्या करते हैं, किसी पर्सन को कोई चीज़ चाहिए होती है तो उस जिस पर्सन को चाहिए उसको डाटिव कर देते हैं, जो चीज़ चाहिए होती है वो आकुजाटिव कर देते हैं। ठीक है, और जो पर्सन दे रहा होता है वो सब्जेक्ट है ही। ठीक है, तो वैसा सा मामला यहाँ पर आएगा। वैसा सा मामला क्यों आएगा, उसका रीज़न ये है, अगर किसी भी सब्जेक्ट और वर्ब के बाद में आपको दो वर्ड ऐसे मिलते हैं जो एक पर्सन को इंडिकेट कर रहा है और एक थिंग को इंडिकेट कर रहा है, तो थिंग को हमेशा आकुजाटिव यूज करो और पर्सन को हमेशा डाटिव यूज करो। ध्यान देना इस सेंटेंस पे वापस से, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के, सब्जेक्ट और वर्ब के बाद में अगर हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं जिसमें पर्सन और थिंग दोनों हैं, तो पर्सन को हम हमेशा क्या रखेंगे, डाटिव रखेंगे, और थिंग को हमेशा आकुजाटिव। इस बात को एक और शॉर्ट तरीके से, सरल तरीके से ऐसे समझो, सब्जेक्ट और वर्ब के बाद में अगर कोई थिंक आकुजाटिव ऑब्जेक्ट आ जाती है, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर कोई थिंक आकुजाटिव ऑब्जेक्ट आ जाती है तो पर्सोनल प्रोनोमन हमको डाटिव में यूज करना है, तो वो NVDA टाइप का सेंटेंस हो जाएगा, है ना। तो फिर ये अपना सेंटेंस क्या बनेगा, ईश पुत्स मियर दी सेन। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, सब्जेक्ट और वर्ब के बाद में अगर कोई थिंग क्या आ जाती है, आकुजाटिव में आ जाती है, तो हमको रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन किस में लेना है, डाटिव में लेना है। समझ में आ गया डाटिव कहां पर यूज होगा। ठीक है, मैं मेरे हाथ तुम तुम्हारे हाथ वॉश करते हो या हैंड वॉश करते हो, है ना, तो डू। अब अपने पास वर्ब एक और है, रिफ्लेक्सिव वर्ब, जिशवाशन। पुत्सन यूज कर लो, वाशन यूज कर लो, वॉश करने के लिए, क्लीन के लिए पुत्सन, और धोने के लिए, धोने का मीनिंग दे रहे हो तो वाशन। ठीक है, ये भी रिफ्लेक्सिव वर्ब है। तो तुम खुद, तो डू का वैसे तो सिंपल डिश होता है ना, या तुम खुद वॉश कर रहे हो, तो डू वेस्ट डिश, तुम अपने आप को वॉश कर रहे हो या फिर तुम खुद वॉश कर रहे हो, तुम खुद अपने हाथ साफ कर रहे हो, तो डू वेस्ट डियर दी हैंड। एक हैंड तो एक ही हुआ, दोनों तो प्लूरल हैंड है। समझ में आया डियर क्यों आ रहा है, ऑनलाइन वालों को आया भाई समझ में, अमित, श्वेता, अगर समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ा थोड़ा आया, पूरा तो बस इतना ही है कि डियर किसको इंडिकेट कर रहा है, इस सब्जेक्ट को ही, तो ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है यहां पर हमको डाटिव यूज करना पड़ेगा। उसका रीजन ये है कि दी हैंड अपने पास क्या है, आकुजाटिव, तो वो अपना NVDA जैसा मीनिंग निकलेगा। हालांकि ये NVDA का सेंटेंस नहीं है, क्योंकि NVDA यूज करने का रीजन अलग होता है। ठीक है, यहां पर आप तो बस इतना ध्यान रखो, रिफ्लेक्सिव वर्ब में हमको रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन यूज करना होता है, जिसको अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से यूज करते हैं, जनरली आकुजाटिव भी यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या चीजें आ जाएंगी, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई, और आकुजाटिव रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन आ गया। अगर सेंटेंस में कोई आकुजाटिव ऑब्जेक्ट और आ जाता है तो आप खुद ये चीज नोट करो ना, दो चीजें एक साथ आकुजाटिव कैसे हो सकती है, पर्सन और थिंग,
है ना। आप तो हमेशा ध्यान रखो कि सब्जेक्ट वर्ब के बाद में अगर कुछ ऐसी चीजें आती हैं, से कुछ वर्ड्स आते हैं जो पर्सन और थिंग को इंडिकेट करते हैं, तो पर्सन को डाटिव, थिंग को आकुजाटिव। क्या फ्यूर सेंटेंस बताओ फिर देखते हैं। हाँ, तो खरीदना रिफ्लेक्सिव वर्ब नहीं है ना, रिफ्लेक्सिव वर्ब फिक्स लर्न करनी पड़ेगी हमको। हाँ, सारी वर्ब को रिफ्लेक्सिव नहीं बना सकते, काउफन रिफ्लेक्सिव में से नहीं आएगा। हर वर्ब को हम खुद कोई काम कर रहे हैं, चलो ये ठीक है, पर सारे काम हम खुद कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं हम, तो हम खुद ही सोते हैं, लेकिन स्लाफन रिफ्लेक्सिव नहीं है। हम खुद ही खाना खाते हैं, लेकिन एसन रिफ्लेक्सिव में नहीं है। रिफ्लेक्सिव वर्ब पर्टिकुलर वर्ब की एक लिस्ट है कि ये वर्ब्स ही हमको रिफ्लेक्सिव में यूज करनी है। आई बात समझ में? ठीक है, ओके। इसके आप लोगों को मैं देखो, अब इसकी प्रैक्टिस कैसे हो, इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों को वर्ब्स शेयर करूंगा, रिफ्लेक्सिव वर्ब्स A2 के हिसाब से। कुछ A1 में भी आती हैं, पर ये A1 की ग्रामर का टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो मैं A2 के हिसाब से वर्ब शेयर करूंगा, आप उनसे सेंटेंसेस बनाना। आई बात समझ में? अब हम A1 का एक टॉपिक लर्न करते हैं जो A2 में भी है, A1 का एक टॉपिक, ठीक है। उसको A2 में बस अलग नाम दे दिया गया है, दैट इज कॉल्ड फर्ग्लाइशेज़ेत्स। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। क्या नाम है? फर्ग्लाइशेज़ेत्स। जेत्स का मतलब हो गए सेंटेंसेस, एंड फर्ग्लाइशन, फर्ग्लाइशन वर्ब आई है क्या कभी? टू कंपेयर। A1 में बहुत बार आई है ये वर्ब, फर्ग्लाइशन टू कंपेयर। तो मतलब यहां पर हम ऐसे सेंटेंसेस पढ़ना चाह रहे हैं जो कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपैरेटिव, वेरी गुड, कंपैरेटिव। हाँ, डिग्री याद करो, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलाटिव, पर हम तीनों डिग्री यहां पर नहीं पढ़ने वाले। फर्ग्लाइशेज़ेत्स में हम दो चीज यूज करते हैं, फर्ग्लाइशेज़ेत्स मिट आल्स und वी। तो हमको ये देखना है आल्स और वी के साथ में कंपेयर वाले सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। हालांकि वी के साथ में, वी तो WH वर्ड पढ़ा था ना अपन ने। वी WH वर्ड तभी होता है जब वो शुरुआत में आ रहा है, कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ ना तो शुरुआत में आएगा ना क्वेश्चन पूछा जाएगा, वी ये सेंटेंस के बीच में आएगा। तो उस टाइम पे वी का मतलब होता है एज, या फिर लाइक, जैसे कि, या जैसा। ओके, तो सबसे पहले हम यूज करते हैं आल्स को। आल्स ऐसे अकेला यूज नहीं होगा, आल्स का यूज आपको हमेशा यूज करना है कंपैरेटिव और फिर उसके बाद में आल्स। आल्स के वैसे दो यूज और हैं, उनकी भी अपन बातें करेंगे, पर अभी अपन को इस चीज पे ध्यान देना है कि कंपैरेटिव के साथ आल्स कैसे यूज होगा, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना ये जो दो वर्ड हैं आल्स और वी, ठीक है, आल्स एंड वी, इनके तुरंत बाद हमेशा क्या आना चाहिए? नोमिनेटिव, आकुजाटिव डाटिव नहीं। क्या आएगा इनके बाद में? नोमिनेटिव यूज करना है। तो देखो डायरेक्ट सीधे सेंटेंसेस ही बनाते हैं अपन कंपैरेटिव में। सबसे पहले ये ध्यान बताओ कि कंपैरेटिव, ये बताओ कि कंपैरेटिव किसकी ग्रामर है? एडजेक्टिव की ग्रामर है ना कंपैरेटिव। किसी भी चीज की विशेषता, ज्यादा विशेषता बताते हैं, है ना। नॉर्मल विशेषता बताने के लिए पॉजिटिव, और थोड़ा और ज्यादा एक्स्ट्रा के लिए कंपैरेटिव, सबसे ऊपर के लिए सुपरलाटिव। जैसे इंग्लिश में हम यूज करते हैं फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। आई बात समझ में? तो हमको यहाँ पर फास्टर वाले सेंटेंस बनाने हैं, स्लो, स्लोवर, स्लोवेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। तो बीच वाला जो पार्ट, बेटर वाला, फास्टर वाला, स्लोवर वाला, न्यू ईयर वाला, राइट, वो सेंटेंसेस बनाने अपन को सिर्फ, ठीक है, क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी अपन को A2 में। जैसे फॉर एग्जाम्पल डू ईस्ट, डू ईस्ट, मेयर आल्स इश। मेयर, तुम मेरे से ज्यादा खाते हो, या फिर उल्टा कर दो, इश ऐसे मेयर आल्स डू, डू ईस्ट। आप ऐसे मत सोचना इस सेंटेंस में दो सब्जेक्ट आ गए, सब्जेक्ट तो एक ही है डू। यहां पर हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। डू ईस्ट, मेयर आल्स इश।
तुम मेरे से ज्यादा खाते हो। ओके, चलो बुरा मत मान जाना कोई। Wir sind इंटेलिजेंट, इसका क्या मीनिंग है? हम इंटेलिजेंट हैं। ओके, और हम ज्यादा इंटेलिजेंट है तो wir sind इंटेलिजेंटर, ये पढ़ा है ना हमने कंपैरेटिव में। wir sind इंटेलिजेंटर किससे तुलना कर रहे हैं? als der कंप्यूटर। wir sind इंटेलिजेंटर, या फिर उल्टा कर दो, der कंप्यूटर ist इंटेलिजेंटर als wir। आई बात समझ में? वो तो जैसा सेंटेंस बनाओगे वैसा बन जाएगा। पर यहां पर मेर आल्स, इंटेलिजेंटर आल्स, ये सब क्या है? कॉम्पैरेटिव का पार्ट है। ये कंपेयर कर रहा है। ये क्या कर रहा है? कंपेयर कर रहा है। ओके, ऐसे ही das Kind läuft, das Kind läuft, बच्चा दौड़ता है। schneller als, स्नेल, बच्चा तेज दौड़ता है। ठीक है, बच्चा स्नेल दौड़ता है, तो इसका मतलब das Kind läuft schnell, और बच्चा ज्यादा तेज दौड़ रहा है तो das Kind läuft schneller als। ओके, अब किससे ज्यादा तेज दौड़ रहा है वो सोचो। किससे ज्यादा तेज दौड़ रहा है भाई? बिल्ली से ज्यादा तेज दौड़ रहा है तो दी कात्स। Das Kind läuft schneller als die Katze, बच्चा जो है या वो बिल्ली से ज्यादा तेज दौड़ रहा है। आगे कहानी समझ में? अरे आल्स का यूज आया क्या समझ में? अब आल्स का यूज, ये तो कंपैरेटिव में, आल्स का यूज दो जगह और होता है। एक तो याद करो अपन ने शुरुआत में कनेक्टर पढ़े थे आल्स नेवन जांस में, है ना? कोई भी काम अगर पास्ट में हो रहा था तो आल्स इज किंड वार, आल्स इज अक्सेन यार आल्ट वार, कि जब मैं बच्चा था, जब मैं 18 साल का था। आल्स इज इन देयर सेंटे क्लास वार, तो आल्स का एक यूज वहां पर होता है। आल्स का एक यूज होता है एज ए, जैसे फॉर एग्जाम्पल ich arbeite als Deutschlehrer, एज ए जर्मन टीचर, या du bist hier als Student, तुम यहाँ पर एज ए स्टूडेंट हो। ओके, er wohnt in meinem Haus als ein Gast, वह मेरे घर में एज ए गेस्ट रहता है। ठीक है, तो वो एज ए का मीनिंग दे रहा है, एक कनेक्टर नेवन जांस कनेक्टर का मीनिंग दे रहा है, एक आल्स यहाँ पर यूज हो रहा है। ठीक है, दूसरा यूज वी, वी का मीनिंग क्या हो रहा है? एज या फिर लाइक। वी, एज या फिर लाइक। देखो सीधी सी बात यहाँ पर ये है, वी जो है यहाँ कोई आल्स के साथ में कंपैरिजन था, ध्यान देना इस चीज पे, है ना? वी के साथ में कोई कंपैरिजन नहीं है, सेम क्वालिटी की बात हो रही है। वी के साथ हम क्या कर रहे हैं? सेम क्वालिटी की बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट, कि जैसा एक तरफ है वैसा ही दूसरी तरफ है। ठीक है, तो जैसा वैसा के लिए तो हम सेंटेंसेस B1 में बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम सिंपल क्वालिटी की बात कर रहे हैं। या डू बिस्ट, और यहाँ पर आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आप यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री यूज करोगे एडजेक्टिव की, यहाँ कोई कंपैरेटिव नहीं है, यहाँ पर ना ही सुपरलेटिव है, या यहाँ पर आप सिंपल पॉजिटिव यूज कर रहे हो। अभी डू बिस्ट म्यूड है, क्या मीनिंग है इसका? तुम थके हुए हो। ओके, वी इश, ओके, मेरी तरह, मतलब ये मीनिंग देना चाह रहे हो कि तुम उतने थके हुए हो जितना मैं, जैसे मैं थका हुआ हूं वैसे तुम थके हुए हो। डू बिस्ट म्यूडे वी इश, या फिर वी आइन हुंड, ये थोड़ा कंपैरिजन थोड़ा ठीक नहीं है ना, ये थोड़ा अजीब सा कंपैरिजन हो गया। डॉग पड़ा ही रहता है जनरली, तो तुम जैसे डॉग थका हुआ है, ये रियलिटी है क्या? ओके, ठीक है, ऐसे ही। ओके, माइन
mein Freund ist faul, फाउल का मतलब होता है लेजी, आलसी। mein Freund ist faul wie eine Katze। अब ये मत सोच लेना कि इंसानों को हम जानवरों से कंपेयर कर रहे हैं। mein Freund ist faul wie eine Katze, या मेरा दोस्त वैसे या फिर उस तरीके से लेजी है जैसे एक बिल्ली होती है। चलो थोड़े से और अच्छे वाले यूज करते हैं। ओके, du fährst das Motorrad wie mein Bruder। तुम कार को वैसे चलाते हो जैसे मेरा भाई चलाता है। du fährst das कार नहीं है, मोटोराड बाइक। तुम बाइक को वैसे चलाते हो जैसे मेरा भाई चलाता है। अगर आपको इन सेंटेंसेज में ऐसे मीनिंग देना हो कि तुम बिल्कुल उसी तरीके से कार चलाते हो जैसे मेरा भाई चलाता है, तो हम एक छोटा सा वर्ड और ऐड कर सकते हैं, ज़ोवी। क्या यूज कर सकते हैं? ज़ोवी, और वो एडजेक्टिव यहाँ पर बीच में आ जाएगा। इसमें कुछ ज़्यादा नई चीज़ नहीं है, इसमें भी बिल्कुल समानताओं की बात हो रही है। या जैसे फॉर एग्जाम्पल er schreibt so schnell। देखो ये सेंटेंस आपको थोड़ा इजी लगेगा। er schreibt so schnell wie ein Computer। हालांकि कंप्यूटर लिखता थोड़ी है, कंप्यूटर पे तो हम टाइप करते हैं, है ना, लेकिन वह उतनी तेज लिखता है जितना कि एक कंप्यूटर पे लिखा जा रहा हो। आई बात समझ में? ओके, सो जो वी का भी एक साथ यूज हो सकता है। जैसे कंप्यूटर लिखता है वैसे ही लिख रहे हो तो फिर सिंपल वी आ जाएगा, जैसा वैसा बताना चाह रहे हो तो जो वी आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कोई कंपैरिजन नहीं है, यहां पर सिंपल से हम सेम क्वालिटी बता रहे हैं। ओके, अनदर सेंटेंस, Ich verstehe die Grammatik so gut wie mein Freund। मेरे को ग्रामर इतनी अच्छे से समझ में आई है जितनी मेरे दोस्त को आई है। आई बात समझ में? तो जो वी या फिर Ich verstehe die Grammatik wie Wortschatz। मुझे ग्रामर समझ में आई है जैसे मुझे ग्रामर वैसे ही समझ में आई है जैसे कि वोकैबुलरी समझ में आई है। वो अलग सेंटेंस बन जाएगा फिर। तो हो सकता है आपको यहाँ पर ये सेंटेंसेस थोड़े से अजीब से भी लग सकते हैं, क्योंकि वी का यूज जैसे बीच में आना थोड़ा आपके लिए नया है ना। तो वी लाइक एज का मीनिंग दे रहा है, और इधर आल्स जो है वो कंपैरिजन का मीनिंग दे रहा है, और उससे पहले अपन ने एक छोटी सी ग्रामर करी है, दैट इज रिफ्लेक्सिव वर्ब्स। या अभी आपको यहाँ पर डाउट्स होंगे मुझे पता है, पर वो डाउट्स तब आएंगे जब आप इनसे प्रैक्टिस करोगे तब। मैंने तो रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना है ना। फिर भी अगर किसी को अभी कोई डाउट है तो बताओ मेरे को।